हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर लिया था। हमने समझ लिया था कि एक एपी में फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और पूरी की पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया था। आज के इस लेक्चर के सेशन में हम बात करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों अभी तक जो हमने देखा है मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूं कि कोई भी एपी को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म चाहिए थी जिसे हम ए बोलते हैं और इसे A1 भी लिखते हैं ना जनरल फॉर्म। उसके बाद हम A2, A3, A4 एंड सो ऑन इसी तरीके से हमारी एपी बना देते हैं। तो एपी को कैरेक्टराइज कौन करता है? उसकी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को सबट्रैक्ट कर देना और ये जो कॉमन डिफरेंस आता है ये हर टर्म के लिए इक्वल आता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी से डिनोट करते हैं दिस इज नथिंग बट A2 माइनस A1। सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को सबट्रैक्ट कर लिया, दिस विल बी आल्सो इक्वल्स टू A3 माइनस A2। सिमिलरली D इज आल्सो इक्वल्स टू A4 माइनस A3, A5 माइनस A4 एंड सो ऑन। यानी कि एक एपी में किसी भी सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दीजिए तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा सेम आएगा, उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसी बेसिस पे एपी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं फर्स्ट टर्म यानी कि A1 को A लिख दूं, A1 को A लिख दूं, A1 को A बोल दूं, तो मुझे अगर A2 बताना हो तो A2 बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म यानी कि A2 मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से मुझे अगर A3 निकालना है तो A3 इज नथिंग बट A3 की जो प्रीसीडिंग टर्म है यानी कि A2 उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यही कर रहा है। तो देखिए A2 की वैल्यू मैं पिछली वाली इक्वेशन से उठा रहा हूं विच इज A प्लस D और इसमें हमने D को ऐड किया। ये A2 की वैल्यू है A प्लस डी जो ब्रैकेट में है प्लस D, तो नेट हमारे पास बन गया A प्लस 2D। बिल्कुल इसी तरीके से A4 अगर बनाना है तो दैट इज नथिंग बट A4 की प्रीसीडिंग टर्म यानी कि A3 और उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया। तो A3 की वैल्यू मैं डायरेक्टली यहां से उठा रहा हूं A प्लस 2D और इसमें ऐड कर दिया D को, यानी कि नेट बन जाएगा A प्लस 2D प्लस D यानी कि A प्लस 3D। और इसी तरीके से अगर A5 बताना है, A5 इज नथिंग बट प्रीसीडिंग टर्म यानी कि A4 उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। हमेशा कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है ताकि सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग जब माइनस करें तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफरेंस बचे। चलिए A4 यानी कि वैल्यू होगी A4 की A प्लस 3D प्लस D इज इक्वल टू A प्लस 4D। अब ये मैंने आपको जो बताया है एक्सप्लेन करके, इसको एक्सट्रैक्ट करके, आपको इसमें एक पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। आप पैटर्न ये देखेंगे कि A1, A2, A3, A4, A5 सब में एक चीज तो कॉमन है दैट इज A तो हर बार कॉमन आ रहा है। इसके अलावा D में किसी एक नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। यहां पे देखिए, यहां पे D में 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे D में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे D में 3 का मल्टीप्लाई और यहां पे D में 4 का मल्टीप्लाई। अब हमें इसका एक रिलेशन बनाना है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो अगर हम A2 निकाल रहे थे यानी कि जब हम सेकंड टर्म निकाल रहे थे, यानी कि एपी में सेकंड पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू जब निकाल रहे थे जिसे हम A2 बोलते हैं, अगर हम सेकंड पोजीशन निकाल रहे थे तो हमने 1 से D को मल्टीप्लाई किया। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम थर्ड पोजीशन वाली टर्म की वैल्यू निकाल रहे थे या फिर थर्ड टर्म की वैल्यू निकाल रहे थे तो हमने D को मल्टीप्लाई किया 2 से। देखो आपको यही ऑब्जर्व करना है, थर्ड पोजीशन जब हम निकाल रहे थे, थर्ड पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू जब निकाल रहे थे यानी कि A3 जब निकाल रहे थे तो D को मल्टीप्लाई किया 2 से। और A तो सभी में कॉमन है, A प्लस तो सभी में होना है, A का एडिशन तो सभी में होना है। इसी तरीके से जब फोर्थ टर्म निकाल रहे थे तो हमने D को मल्टीप्लाई किया 3 से। और बिल्कुल इसी तरीके से जब फिफ्थ टर्म निकाल रहे थे तो D को मल्टीप्लाई किया 4 से। यानी कि एक कॉमन चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी आउट ऑफ ऑल दीज कि मैं कोई भी टर्म निकालूं, जो भी टर्म की पोजीशन है उसमें 1 को सब्ट्रैक्ट करके D से मल्टीप्लाई करना है और A को हर बार ऐड करना है तो उस पोजीशन वाली टर्म की वैल्यू आ जाएगी। यही हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आता है कि हमें कोई भी टर्म निकालनी है जिसकी पोजीशन n है। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन। और an क्या रिप्रेजेंट करता है? an रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ
पोजीशन, वैल्यू ऑफ टर्म एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन, यानी कि nth पोजीशन पे जो टर्म है उसकी जो वैल्यू होगी वो an होगी, a और इसके सबस्क्रिप्ट में n। an क्या रिप्रेजेंट करता है? वैल्यू ऑफ टर्म एट nth पोजीशन। वो पोजीशन कुछ भी हो सकती है, a1, a2, a3, a4, a5, a10, a30, a49, कुछ भी पोजीशन हो सकती है। n की वैल्यू क्या डिनोट करेगी? पोजीशन को डिनोट करेगी कि उसकी पोजीशन कौन सी है एपी में। और an क्या डिनोट करेगा? an डिनोट करेगा कि उस पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सी चीज हमने ऑब्जर्व किया कि a तो हर बार ऐड होना है, a यानी कि फर्स्ट टर्म, और d के साथ मल्टीप्लाई किस चीज का होना है? जो भी पोजीशन है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि पोजीशन अगर हमारी n है तो n माइनस 1 का मल्टीप्लाई करना है d में, और यही हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला निकल के आ जाता है। आप किसी भी टर्म को एपी में निकाल सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे कोई भी टर्म की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेर a इज फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस and n is the value of position, n is the value of position, an is the value of term। तो चलिए बच्चों इस जनरल फॉर्मूला पे बेस कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो बच्चों एपी के लिए किसी भी टर्म की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है, उसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, और उस फॉर्मूले पे बेस टोटल 6 और 7 टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल में करवाऊंगा। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 3 को अगर हम देखें तो कहता है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12। तो एपी के किसी भी क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना है कि क्या एपी गिवन है। इस क्वेश्चन में एपी हमारे पास गिवन है। जब भी एपी आपको क्वेश्चन में गिवन होती है तो आपके पास 2 वैल्यू डायरेक्टली आपको दे दी गई होती है, यानी कि लिखी नहीं गई है लेकिन आपके सामने ही पड़ी है। तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आप एपी को देखते ही बता सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जिसे हम ए कहते हैं उसकी वैल्यू है 2। और कॉमन डिफरेंस एपी अगर दे दिया है तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दोनों उसने दे दिया है। कॉमन डिफरेंस इज डी विच इज नथिंग बट सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। आप किसी भी 2 टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आगे वाली में से पिछली वाली, यानी कि 7 माइनस 2 करेंगे। बस इसी का ध्यान रखना है, साइन हमेशा देख के चलना है। 7 माइनस 2 अगर यहाँ पे मान लीजिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में भी होता तब भी मैं यही करता, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, यानी कि आगे वाली में से पीछे वाली को सब्ट्रैक्ट करता। डी की वैल्यू 5। तो ये 2 वैल्यूज आपको एपी अगर गिवन है तो दोनों इनडायरेक्टली डायरेक्टली गिवन रहते हैं। चलिए उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। 10th टर्म निकाली, यानी कि a 10th हमें फाइंड आउट करनी है, और हमने a n का फॉर्मूला अभी पढ़ा है विच इज नथिंग बट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेर a और d तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, n यानी कि पोजीशन ऑफ दैट टर्म। तो हमें क्वेश्चन नहीं बोला है कि आप 10th पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू बताइए, यानी कि n की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए 10 है, और डायरेक्टली हमें फॉर्मूला में पुट करना है a10 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5। तो 2 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 2 इज 47, यानी कि 10th पोजीशन पे जो टर्म होगी उसकी वैल्यू 47 होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अच्छा एग्जांपल नंबर 4 आपसे पूछता है कि विच टर्म ऑफ द एपी आपको गिवन है 21, 18, 50 एंड सो ऑन इज माइनस 81, यानी कि इस एपी के लिए माइनस 81 कौन सी टर्म की वैल्यू होगी, यानी कि टर्म की वैल्यू आपको गिवन है माइनस 81, उसकी पोजीशन आपसे पूछना चाहता है एक्चुअल में। विच टर्म यानी कि आपसे पोजीशन पूछना चाहता है कि कौन सी पोजीशन में, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू 21 है, सेकंड पोजीशन वाले की वैल्यू 18 है, थर्ड पोजीशन वाली की वैल्यू 15 है। इसी तरीके से कौन सी टर्म की वैल्यू माइनस 81 होगा, यानी कि आपसे पोजीशन पूछ रहा है जहां पे माइनस 81 आएगा इस एपी में। और आगे इसको एक पार्ट और पूछ लिया गया है कि ऑल्सो इज एनी टर्म 0, यानी कि किसी टर्म की वैल्यू 0 है क्या इस एपी में, तो वो हम बाद में चेक करते हैं। पहले माइनस 81 के लिए चेक करते हैं कि पोजीशन क्या होगी। फिर से क्वेश्चन में आपने ऑब्जर्व किया कि एपी गिवन है, यानी कि ए की वैल्यू और डी की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू इज 21, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इज सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट किया, दैट विल बी माइनस ऑफ 3, साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है nth टर्म की वैल्यू का विच इज नथिंग बट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस क्वेश्चन में हमें किसी nth पोजीशन की वैल्यू पता है माइनस 81, यानी कि a n हमें पता है माइनस 81, a और d भी हमें क्वेश्चन ने दे दिया, अगर AP दे दी तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इस वैल्यू के लिए। तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं माइनस 81 वैल्यू के लिए, किसकी वैल्यू के लिए, nth टर्म की वैल्यू के लिए। तो an की वैल्यू माइनस 81 पुट किया, a की वैल्यू हमने 21
प्लस n हमें पता नहीं है, वही तो फाइंड आउट करना है कि कौन सी पोजीशन पे है वैल्यू -81 इंटू -3। अब जो क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स आपको ट्रांसफर करना है। तो देखिए अगर आप इस पूरी टर्म को यहाँ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और -81 को वहां लेके जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 21 प्लस 81, दैट कमिंग्स 1 0 and 2। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 को मैं उधर भेज देता हूँ तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड बाई 3, दैट इज 3 3 9, 3 4 12, 34। n वुड बी इक्वल्स टू 34 प्लस 1, -1 है राइट हैंड साइड में जाके +1 हो जाएगा, यानी कि 35। n की वैल्यू है 35, यानी कि 35th पोजीशन पे जो भी टर्म है उसकी वैल्यू आएगी -81। यही हमें क्वेश्चन ने पूछा था। इसी क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो आपको कहता है कि चेक कीजिए कि क्या इस एपी के लिए 0 एक टर्म हो सकती है। यानी कि अब की बार हमें कह रहा है कि क्या किसी भी पोजीशन पे 0 आ सकता है इस एपी में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, an क्या 0 हो सकता है ये हमें चेक करना है। तो हम इसी फार्मूले में पुट करते हैं, 0 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू इज 21, a की वैल्यू 21 प्लस n हमें निकालना है -1 इंटू d की वैल्यू फिर से -3। यहाँ पे देखेंगे अगर इस टर्म को अगर हम लेफ्ट में लेके आए तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3n माइनस 1 इज इक्वल टू 21 बचेगा। यहाँ पे तो सिर्फ 0 था, 21 बचेगा। n माइनस 1 फिर से 3 को उधर डिवाइड में ले गए तो 21 डिवाइड बाई 3 दैट इज 7, और n की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 1 यानी कि 8। -1 था राइट हैंड साइड में जाके +1 यानी कि 8 आंसर, यानी कि 8 पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 है, वो आपसे चेक करने के लिए बोलता है कि आप चेक कीजिए कि किसी टर्म की वैल्यू कुछ हो सकती है क्या। जब भी आपके पास n की वैल्यू होल नंबर में आएगा, होल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब आप हमेशा बोल देंगे कि यस दैट टर्म एग्जिस्ट इन दैट एपी। लेकिन जब भी आपके पास n की वैल्यू फ्रैक्शन में आने लगे, जैसे कि 3.789 इस तरीके के फ्रैक्शन में आने लगे, तो आप बोल देंगे कि नो दैट टर्म डजंट एग्जिस्ट इन दैट एपी। तो इसी तरीके की सेम अप्रोच आपको क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 6 में भी करनी है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।